This is the video relating to our chapter 9, chapter 9 financial management, subject business study, class 12। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? फाइनेंशियल डिसीजन। इस फाइनेंशियल डिसीजन टॉपिक में हमने पढ़ा था, 3 डिसीजंस पढ़े थे। नंबर 1 था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, और उसके बाद सेकंड था हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और जो थर्ड था हमारा वो था हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, ये 3 थे। इसमें से हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट द डिविडेंड डिसीजन। जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट द डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, इस टॉपिक में हम डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब डिविडेंड डिसीजन एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है डिविडेंड डिसीजन refers to that part of profit which is distributed amongst its shareholders आगे कह रहा है इसमें डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व
decision deciding the amount of profit to be distributed among shareholders and amount of profit to be retained in the business to meet investment requirement. अब देखो इसमें क्या कहना चाहता था, जो टॉपिक था हमारा हेडिंग पॉइंट डिविडेंड डिसीजन। इसमें डिविडेंड डिसीजन में क्या कह रहा है, डिविडेंड डिसीजन रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द इट्स शेयर होल्डर्स। डिविडेंड डिसीजंस हमारा वो डिसीजन है जो बताता है या रेफर्स करता है उस पार्ट ऑफ प्रॉफिट को, जो हमारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट को विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहने का मीन्स सिंपल सा क्या है, सपोज दैट कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। अब जो 1 लाख रुपए का उसने प्रॉफिट अर्न किया है तो उस प्रॉफिट को पूरा का पूरा तो प्रॉफिट नहीं दे देगा शेयर होल्डर्स को। अब उन्होंने क्या किया होगा, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स, ठीक है। जैसे उन्होंने शेयर्स परचेज किए होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको जो भी डिविडेंड बन रहा होगा उनको वो डिविडेंड पे कर दिया होगा, ठीक है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। बाकी का आगे कह रहा है, डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसीजन डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, कि कितना हमें बिजनेस में शेयर होल्डर्स को बांटना है। सपोज दैट जैसा अभी मैंने बताया था कि 1 लाख रुपए का इसने प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। इस 1 लाख के प्रॉफिट में से वो कितना प्रॉफिट डिसाइड कर रहा है, मान लो 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स एंड रिमेनिंग कितना बचा हमारा 40,000। ये 40,000 रिटेन कर रहा है अपने बिजनेस में एज यूजुअली रख रहा है, ठीक है, इन द बिजनेस टू मीट इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायरमेंट्स। जैसे भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए अपने बिजनेस में वो रख ले रहा है, ठीक है, कि जब भी जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगी तब उनको यूटिलाइज कर लिया है। तो कहने का सिंपल सा मीन्स क्या है कि डिविडेंड डिसीजन सिंपल सा क्या है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है ड्यूरिंग द ईयर उस टोटल प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स। जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, ठीक है। अब वो क्या करती, क्या है करती, वो ये है कि
जो भी प्रॉफिट उसने ड्यूरिंग द टाइम डिसाइड किया है या ड्यूरिंग द टाइम उसने अर्न किया है, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट उठा करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स, एंड कुछ पार्ट उठा करके रख लेगी फॉर द प्रोसेस। फर्दर प्रोसेस मीन्स जैसा अभी इसमें रहा, टू मीट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होंगी उन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो बाकी का प्रॉफिट रख लेगी, असाइड कर लेगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा डिविडेंड डिसीजंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। जो नेक्स्ट सेटिंग पॉइंट है वो है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट सेटिंग पॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग is the process of planning the financial activities of an organization to achieve its basic objective it aim at estimating the capital requirements and determining its composition आगे इसी में क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट, स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन देम इन द ऑप्टिमम मैनर्स। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, फाइनेंस प्लानिंग is the process of
estimating the fund requirements specifying the source of fund and utilizing them in an optimum manner. देखो कहना क्या चाह रहा है इसमें, कहना ये चाह रहा है इसमें कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग से मीन्स क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग से मीन्स है कि हम जो भी बिजनेस स्टेबलाइज करते हैं तो उसमें कोई भी ब्लाइंडली हम किसी भी चीज़ को लेकर के बिजनेस को स्टेबलाइज नहीं कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक प्लानिंग तैयार करनी होती है, हाउ टू इन्वेस्ट द फंड इनटू द बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस के अंदर हमें किस तरह से अपने फंड को इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे देखो इसमें कह रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी उसके बिजनेस की, वो क्या होती है, उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। जो भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस बेसिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है। मतलब ये नहीं कि हमारे पास में फंड अवेलेबल है तो हमने कहीं भी उठा करके उसको फंड को यूटिलाइज कर लिया और फंड को कहीं पर भी ऐसे ही यूज़ कर लिया। जो उसके बेसिक नीड्स हैं बिजनेस की, उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करना वही हमारी फाइनेंशियल, और वो भी एक सिस्टमेटिक वे में हमें उसको फुलफिल करना है। ठीक है, आगे कह रहा है इट एम्स टू एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशंस। इसका जो हमारा वो एम होता है, बेसिक एम होता है, वो क्या होता है कि कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी और उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट। जो भी फंड रिक्वायरमेंट है उसको कितना फंड हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ द फंड्स। अब उसके लिए कौन सा सोर्स ऑफ फंड हमें जो है वो हमारे लिए सुटेबल रहेगा, कि कौन सा हम ऐसा सोर्स ऑफ फंड यूटिलाइज करें जिसके बेसिस पर हमारा जो फंड वो है वो सुटेबल है। सक्सेस सोर्सेस ऑफ द फंड्स एंड यूटिलाइज देम इन ए ऑप्टिमम मैनर्स। और उस फंड को हम एक ऑप्टिमम मैनर से किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, या फंड को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा इन शॉर्ट कहने का मीन्स क्या है, कि इन शॉर्ट कहने का मीन्स ये है कि हम बिजनेस जब स्टेबलाइज करते हैं तो जो भी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं या फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम ब्लाइंडली यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसको हम ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उसके लिए एक प्री प्लानिंग लेकर के चलते हैं कि जो भी फंड हमारे अवेलेबल है या फिर हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं उस फंड बिजनेस में कितना फंड रिक्वायर्ड होगा, उस फंड को किस तरह से हमें फुलफिल करना होगा और उसको फंड को किस तरह से हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर से। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग में के प्रोसेस में कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जो नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं उसको भी। इसमें कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग is to ensure that enough funds are available at right time it aim to achieve the following two objectives. अब वो दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है टू इंश्योर availability of funds whenever required. Whenever required. सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, टू इंश्योर that unnecessary finance is not raised. कहने का मीन्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उसका उद्देश्य होता है कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कह रहा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट इनफ फंड आर अवेलेबल एट राइट टाइम। जब भी हमें फंड की रिक्वायरमेंट है तब हमारे पास में इनफ फंड होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि सफिशेंट फंड अवेलेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कह रहा है इट्स एम टू अचीव द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव्स। इसका मेन एम क्या होता है, दो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना।
पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब हमारे पास में इनफ फंड होगा तो जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी उस पैसे की ज़रूरत को हम फुलफिल कर सकते हैं थ्रू द फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा भी हमने उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार की है तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिस पर हम फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर से, एक प्रॉपर वे में, ठीक है, और अच्छे से उसमें यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टू इंश्योर दैट अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट रेज्ड। ये भी क्लियर कर देता है कि मान लो अब हमें हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है, फिर भी जब हमने कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें माइंड में ये रहेगा कि हम अब ये काम करने जा रहे हैं, जो भी हम टास्क अपना परफॉर्म है वो टास्क है, उस टास्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं, या जो भी हमारा टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड होगा, क्या कैसे फंड का अरेंजमेंट होगा, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इधर से पैसा लिया, इधर से पैसा लिया, ज़रूरत है तब भी हमें, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो ज़रूरत है तब भी हमने पैसे को रेज कर लिया और फंड को रेज कर लिया, और ज़रूरत है नहीं है तब भी हमने फंड को रेज कर लिया, ठीक है। अब जब हमने फंड को रेज किया, किसी भी सोर्स से हमने फंड को रेज किया है, चाहे वो हमने बोरोड फंड लिया हो, चाहे हमने इक्विटी फंड लिया हो, चाहे हमने कई अदर सोर्स फॉलो अप किया हो, तो किसी भी वे में हम फंड को रेज कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे दो ही बेस होती हैं, बोरोड फंड और इक्विटीज फंड, ठीक है। तो हमने किसी भी वे में अगर फंड को रेज किया तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वो अननेसेसरी हमारा वो फंड आएगा और उसके लिए रिटर्न में हमें या तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा, अगर हम इक्विटीज में जाते हैं तो हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, और अगर हम जाते हैं एक उसमें डेप्ट लिया है, बोरोड किया है, तो बोरोड में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में अननेसेसरी बर्डन पड़ जाएगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स both short term and long term planning। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, हेडिंग पॉइंट आ गया हमारा, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और हमारा नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है उसके बारे में उसमें कह रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें दोनों तरीके की प्लानिंग को लेकर के चलना होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को भी लेकर के चलना होता है और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को भी लेकर के चलना होता है। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग्स क्या होती हैं, इसमें कह रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स इज डन फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट एंड फोकसेस ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्रोग्राम्स, ठीक है। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो हम जाते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म नेचर पर। लॉन्ग टर्म नेचर का मतलब यहाँ पर हो गया 3 to 5 ईयर्स प्लानिंग में जाएंगे, ठीक है। अब 3 to 5 ईयर्स प्लानिंग हमारा क्या होगा, हम 3 से 5 साल के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, जैसे हमारा एसेट्स खरीदना है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह इस तरह से, ठीक है।
दूसरा आता है हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग और 1 ईयर और लेस। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है वो हमारी 1 ईयर्स की और इससे कम ईयर्स की होती है। तो इस तरह से हमारा जो दोनों साल का फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं।